बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पता था कि आगे 2 छुट्टियां हैं। वैसे भी कल अगर वीडियो बनाता तो सिर्फ इंडेक्स का जो रिव्यू था वही होना था। फीपीलीपी इतना जल्दी आता कोई नहीं, उसका भी वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें आराम से सैटरडे और संडे कोई वीडियो बनाएंगे। तो उसमें कुछ चीजें भी इंक्लूड करनी थी। असल में होता यह है कि जब इंडेक्स चल रहा होता है, जब डे टाइम में वर्किंग हो रही होती है, तो साथ साथ में आपके क्वेश्चन भी आते हैं पर्सनल में। उस टाइम कोई भाई कोई बात पूछता है तो वो याद रहती है कि चले जब वीडियो बनाऊंगा तो ये बात भी करूंगा, ताकि जो बाकी ग्रुप मेंबर है हमारे उनको पता चल जाए, अगर किसी को नहीं किसी बात का पता। तो बाद में वो जो चीज है वो स्किप हो जाती है दिमाग से और उसे याद करने में फिर टाइम लगता है। अभी मैंने सोचा है कि मोबाइल के नोट्स में लिख लिया करूंगा, कोई बात याद आती है तो फिर जब वीडियो बनानी होती है तो उसको निकाल के तो देखा जा सकता है कौन से टॉपिक पे बात करनी थी। पहले इंडेक्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कल हुआ क्या। तो कल अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया वो ऑल टाइम हाई भी था, जो 59,502 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 603 पॉइंट गेन किए थे और एक बड़ा लेवल था ये समझा जा रहा 59,000 का, जो ब्रेक किया कल इंडेक्स ने। अभी जो नेक्स्ट लेवल है वो 60,000 का है। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 58,990 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 91 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 59,086 पर है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 186 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 289 मिलियन के वॉल्यूम कल ट्रेड हुए हैं, जो कि अच्छे थे लेकिन परसों से कम थे। और अगर अपने हाई से लेके लो तक की बात करें तो इंडेक्स ने 416 पॉइंट की करेक्शन ली थी परसों, जो अपना पहला हाई बनाया इंडेक्स ने, और उसके बाद जो करेक्शन ली तो तकरीबन 416 पॉइंट की थी। उसके बाद 416 पॉइंट भी रिकवर किए इंडेक्स ने और 186 प्लस पे क्लोजिंग भी दी। तो अब 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कल प्रॉफिट टेकिंग हुई, और जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो जाहिर बात है इंडेक्स करेक्शन लेता है, क्योंकि जब इंडेक्स इतना हाई मूव करता है तो कुछ स्टॉक की प्राइस बड़ी जबरदस्त हो जाती है, अट्रैक्टिव रेट पे आ जाते हैं। अट्रैक्टिव रेट नॉट इन सेंस के बाय, बल्कि सेलिंग अट्रैक्टिव रेट्स। तो जब स्टॉक की प्राइस हाई होती है, इंडेक्स का लेवल हाई है, स्टॉक की प्राइस हाई है, तो इन्वेस्टर ये समझता है कि अच्छे रेट मुझे मिल रहे हैं, तो इन्वेस्ट सेल करता है उनको, और सेलिंग पे फिर करेक्शन आती है। और इस करेक्शन को अगर देखकर पैनिक सेलिंग आ जाए तो फिर जो इंडेक्स है वो डिप में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि जब कोई प्रॉफिट बुक करता है तो फिर उसे वो कैश जो है वो दोबारा यूज करनी होती है। जाहिर बात है जब वो प्रॉफिट बुक करता है तो कैश उसके पोर्टफोलियो में आ जाती है, तो उसने कुछ आगे और भी स्टॉक बाय करने होते हैं जो कि अभी अट्रैक्टिव रेट में होते हैं। अट्रैक्टिव रेट लेने वाले यानी कि बाइंग अट्रैक्टिव रेट जिनके होते हैं स्टॉक्स के, उसमें उसने बाइंग करनी होती है जिसके पास कैश पड़ा होता है। तो जब वो उन स्टॉक को अप्रोच करता है तो दोबारा इंडेक्स वो अपने लूज किए हुए पॉइंट गेन कर लेता है और वो जो है एक हेल्दी करेक्शन बन जाती है। अब इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसने प्रॉफिट बुक किया वो थोड़ी देर अगर वेट करता है और बाइंग पे नहीं आता तो उसकी प्रॉफिट बुक करने की वजह से कुछ तो इंडेक्स करेक्शन ले चुका है। अब जिनके पास माल पड़ा है वो देखते हैं कि इंडेक्स करेक्शन ले रहा है, कहीं और नीचे ना चला जाए, तो जिनके पास माल पड़ा है वो निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़ी सेलिंग आ जाती है और इंडेक्स ज्यादा नीचे जाना शुरू कर देता है। जब ऐसा होता है तो जिसने प्रॉफिट बुक किया और कैश इन हैंड करके बैठा हुआ है वो देखता है कि अभी तो इंडेक्स जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो वो थोड़ा और वेट पे आ जाता है कि चले देखते हैं इंडेक्स करता क्या है। अब जो पैनिक सेलिंग वाले हैं वो पैनिक सेलिंग कर करके इंडेक्स को और नीचे ले आते हैं, डिप में ले जाते हैं इंडेक्स को। उधर जाके पर जिसने प्रॉफिट बुक करके कैश इन हैंड करके रखी होती है वो बैठ के देख रहा होता है इंडेक्स के डिप में जाने से जितने स्टॉक हैं उनकी जो प्राइसेस है वो भी अट्रैक्टिव हो जाती हैं लेने के लिए। तो जो प्रॉफिट बुक करके बैठा हुआ है फिर वो डिप में जाके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है बाइंग की और वो बाय करता है। अब जिसने टाइम पे सेल कर दिया हाई रेट्स पे उसको डबल अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरा जो पैनिक सेलिंग वाले थे उन्होंने नुकसान करके इंडेक्स को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जिधर जिसने प्रॉफिट बुक किया था उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी बन गई, तो उसने आके डिप में बाय भी कर लिया। तो इसीलिए बोलता हूं कि जब हाई लेवल पे इंडेक्स मूव करता है तो तब प्रॉफिट बुक कर लिया करें, और आपके पास ऐसे 2 अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। एक तो प्रॉफिट बुक हो गया, दूसरा पर अगर आप देखते हैं पैनिक सेलिंग आती है इंडेक्स में और जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे जाती हैं, तो फिर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इन 2 सिनेरियो से हटके भी कल एक तीसरी बात भी है। कल क्योंकि रोल ओवर वीक का लास्ट दिन था, अगर पैनिक सेलिंग भी नहीं आई और प्रॉफिट बुक भी नहीं किया गया
जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉफिट बुक कल किया गया। अगर आप 2 मिनट के लिए ये मान भी लें कि ये दोनों चीजें नहीं हुई, तो फिर इसकी वजह जो है वो शॉर्ट सेलिंग वाले हैं और फ्यूचर मार्केट वाले हैं। क्योंकि रोल ओवर वीक के लास्ट दिन में जिसने माल उठाकर रखा होता है उसे ब्रोकर भी फोन कर करके बोलते हैं कि भाई क्या करना है, माल को आगे शिफ्ट करना है या इसको सेल करो। अगर उठाया हुआ है तो सेल करो, और अगर सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया है, तो दोबारा इसको बाय करो। वो भी फोन कर करके इनको तंग करते हैं इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर को फिर मजबूरन माल उठाना पड़ता है या फिर देना पड़ता है। तो उस वजह से भी रोल ओवर वीक के आखिरी दिन या तो सेलिंग आ सकती है या फिर बाइंग आ सकती है। जो रोल ओवर वीक का पीरियड होता है उसमें आपको तमाम पेड ग्रुप वाले भी और बाकी भी जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी आपको बता रहे होते हैं कि रोल ओवर वीक में जरा मुहतात होकर काम करें। वो इसलिए कह रहे होते हैं कि लास्ट दिन में कोई पता नहीं चलना कि क्या होना है, किसी ने बाइंग करनी है, किसी ने सेलिंग करनी है, पैनिक सेलिंग भी आ सकती है और एग्रेसिव बाइंग भी आ सकती है। तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि वेट करें और मुहतात होकर काम करें रोल ओवर वीक में, क्योंकि सब ने अपने जो अकाउंट है वो बैलेंस करने होते हैं मंथ के लास्ट में, पहले रोल ओवर वीक के लास्ट में, फिर मंथ के एंड तक ये सब चीजें क्लियर होनी होती हैं और फिर एक नया जो मंथ है वो स्टार्ट होता है नए सिरे से। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं 66 मिलियन के। उसके बाद PIBTL का रिजल्ट था, मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव में आया है, तो उसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 38 मिलियन के। TPLP में 27 मिलियन के, SYM में 18 मिलियन के, KEL सिनर्जी KOSM में 16 मिलियन के। उसके बाद ट्रीट के जो राइट शेयर हैं उसमें और PRL में 15 मिलियन के और PIA में 14 मिलियन के। ये PIBTL का रिजल्ट है। पीछे जो था ये माइनस में था, जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो माइनस थी 25 पैसे, और इस दफा जो है वो 32 पैसा जो है वो पॉजिटिव में है। चले आप कह लें ये रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन माइनस से पॉजिटिव में आ गया तो इसे आप अच्छा ही कंसीडर करेंगे। तो उसकी वजह से भी PIBTL में जो वॉल्यूम थे वो ज्यादा थे। परसों वाली वीडियो में ये बात की थी कि जुम्मे वाले दिन अगर इंडेक्स जो है वो 59,000 को ब्रेक करता है, क्योंकि 59,000 से नीचे 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था जुमेरात वाले दिन, और ये बात हुई थी कि अगर जुम्मे वाले दिन 59,000 से ऊपर सस्टेन करता है आपका इंडेक्स तो फिर इसमें तेजी देखी जा सकती है और एक नया लेवल आपको दिखा सकता है और 400-500 पॉइंट जो है वो गेन कर सकता है। लेकिन हमारी उम्मीदों के बरक्स फिर उसने 600 पॉइंट गेन करके आपको दिखाए। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं HBL ने 91 पॉइंट, सिस्टम 47, MCB 45, FFC 42, PSEL 38, मारी 32, GHGL 23 पॉइंट, BHL 19, TGL 16, PSO 15 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में शुगर का मरीज सबसे आगे है TRG 30 पॉइंट के साथ, लक 23 पॉइंट, MEBL 23, यूनिटी 11, ABL 10, MLCF 8, सर्ल 7, ATRL 7, इंडस 7, KEL 7 पॉइंट। सेक्टर वाइज अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे आगे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद अदर्स हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद ग्लास, उसके बाद टेक्सटाइल और उसके बाद ऑयल एंड गैस, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बाद केमिकल सेक्टर। और अगर माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें सेक्टर वाइज तो सबसे आगे सीमेंट है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसके बाद ऑयल एंड गैस है। पॉइंट गेनर में जो ऑयल एंड गैस है ये मार्केटिंग कंपनीज है, क्योंकि PSO ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए थे। और ये जो आपको सेक्टर वाइज माइनस कंट्रीब्यूटर में नीचे ऑयल एंड गैस नजर आ रही है ये मेरे ख्याल से एक्सप्लोशन कंपनीज है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो नहीं चला। उसके बाद डॉलर एक्सचेंज रेट देखें अगर तो एक्सचेंज रेट डॉलर के पैसों में बढ़ रहे हैं। हमने पीछे देखा था बुध से जुमेरात वाले दिन तकरीबन 14 पैसे बढ़ा था और जुमेरात से जुमा देख लें आप तो तकरीबन 10 पैसे बढ़ा है। पैसे में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ जरूर रहा है। उसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज थी इंडेक्स के पास कि चीनी मंडियों में टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट जो है उनको बढ़ाने पे गौर हो रहा है, जो कि अच्छी बात है एक इंडेक्स के लिए। यह भी उससे रिलेटेड ही खबर है कि चीनी सरमायाकारों के साथ पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने के लिए प्लान पर बात हो रही है, तो यह भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही है जो कि पॉजिटिव है इंडेक्स के लिए। उसके बाद कुछ माइनस न्यूज़ भी थी जो कि जुमे वाले दिन प्री मार्केट ओपन में मैं ग्रुप में लगा चुका था, जिसमें एक खबर थी कि वो पाकिस्तान के जो अभी वजीर खजाना है शमशाद अख्तर, उनका कहना था कि जो हमारी GDP ग्रोथ है वो ठीक नहीं है। और उसके साथ ये भी कहा गया था, उस न्यूज में ये भी न्यूज लगी हुई थी कि जो सर्कुलर डेट को लेकर रिफॉर्म्स होने थे
उनमें भी कुछ खातर ख्वाह काम नहीं हुआ, तो वो भी एक जो माइनस न्यूज थी इंडेक्स के लिए। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व है वो भी कम होते जा रहे हैं, तो वो भी एक इंडेक्स के लिए माइनस न्यूज थी, जिसका इंपैक्ट जो है मार्केट ने थोड़ा बहुत लेना ही था इंडेक्स ने। उसके बाद ग्रुप में ये भी खबर लगाई थी कि नेपरा ने के इलेक्टर के जो रेट्स हैं उनमें भी इजाफा किया है, तकरीबन ₹1 या समथिंग कुछ ऐसी खबर थी, वो भी प्री मार्केट ओपन में लगाई थी ग्रुप में। अच्छा जी, उसके बाद और लास्ट में अगर बात करें इंडेक्स के नेक्स्ट लेवल्स की, तो इंडेक्स के पास जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 59,300 पे है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 59,800 पे है और उसके बाद तकरीबन 60,000 पे। सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो इससे नीचे जो सपोर्ट है, पहली सपोर्ट वो तकरीबन 58,600 पे है, उसके बाद 58,400 पे और उसके बाद 58,000 पे। कल जैसा मार्केट ने या आप कह ले इंडेक्स ने जैसा मूव किया कि एक दफा अपसाइड गई, उसके बाद इंडेक्स ने करेक्शन ली और फिर जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में दी, तो ये एक अच्छी बात है इंडेक्स के लिए कि इंडेक्स पहले अपना एक हाई बनाता है, फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन लेता है और फिर एक नया हाई बनाता है और जो अपना लोअर लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो नजर आ रहा है कि इंडेक्स जो है इंशाल्लाह वो 60,000 को टच कर जाएगा। उसके बाद अगर आप एवरेज लेवल की बात करें, एवरेज लेवल कह लें या स्टॉप लेवल की बात कह लें, स्टॉप लॉस लेवल की बात कह लें, तो वो हमारे पास आगे 58,900 के करीब है तकरीबन। 58,900 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें प्रॉफिट बुक करना होगा जल्दी जल्दी, और जो हमारे पास स्टॉक पड़े हैं उनको जल्दी रिलीज करना होगा, क्योंकि 58,900 को ब्रेक करने के बाद इंडेक्स जा सकता है 58,400 तक। और अगर मंडे वाले दिन आपका इंडेक्स जो है वो 59,200 को सस्टेन कर लेता है या बहुत जल्दी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर एक नई तेजी आप इंडेक्स में देख सकते हैं और हो सकता है कि 500-600 पॉइंट दोबारा गेन करे। और यह भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको 60,000 का लेवल दिखा दे, लेकिन वो तब होगा जब इंडेक्स मंडे वाले दिन 59,200 से ऊपर सस्टेन कर जाए। अदरवाइज हमें नीचे प्रॉफिट बुक करना होगा और बहुत एहतियात से काम करना होगा, क्योंकि ये जो आगे लेवल आ रहा है 60,000 का, ये आप इसको मेंटली लेवल भी कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक नया रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि कभी इस लेवल तक हमारा इंडेक्स मूव करते करते गया ही कोई नहीं। तो जिस जगह पे आदमी नहीं जाता उस जगह के रास्ते भी पता नहीं होते और डर भी लगता है उधर जाते हुए, तो इंडेक्स डरेगा तो सही थोड़ा 60,000 को टच करते हुए। और आपने ऐसा करना है, आपके जिन स्टॉक के पास गैप है, जिन स्टॉक में ऊपर का गैप मौजूद है उनमें काम करना है। जो ऑलरेडी ओवरबॉट जो हो चुके हैं उन स्टॉक में काम नहीं करना। जैसे एच कार देख लें, हाईली ओवरबॉट चला गया, उसके बाद देखें कि सिस्टम बहुत ऊपर निकल गया है और ऊपर जा सकते हैं ये स्टॉक, लेकिन हमें रिस्क लेने का फायदा क्या है? हमें उन स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए जिनमें अभी भी अपसाइड थोड़ा सा गैप बचता है और जो हमें मूव दे सकते हैं ऊपर की। और ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस स्टॉक के लेवल बहुत हाई हो जाते हैं, जिन स्टॉक की प्राइसेस बहुत अच्छी हो जाती हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग आती ही आती है और फिर वो स्टॉक करेक्शन लेते हैं। तो अभी बहुत एहतियात से उन स्टॉक में काम करें, एक दो स्टॉक में काम करें, मुहतात होकर काम करें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, बस अपनी जो है वो जमा पूंजी निकाल ली, फिर किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और फिर निकल आए उसमें से। अभी ऐसी स्ट्रेटजी आप अपनाएं। बुध वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन भी। बुध वाले दिन जो है ग्रुप में बाय कॉल लगाई थी इसकी जनरल टायर की, और जुमेरात वाले दिन आपको वीडियो में इसका बताया था कि जनरल टायर में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसमें आप ट्रेड भी ले सकते हैं। इसकी आपको बाय कॉल दी थी बुध वाले दिन मेरे ख्याल से 35 से लेके 36 तक, और इसने जुमेरात वाले दिन भी अच्छा गेम दिखाया था और जुमे वाले दिन भी इसको कैप लगा और बाद में इसका कैप ओपन हुआ और इसकी जो क्लोजिंग है वो 40-30 पे आई, तो अच्छा गेम था। इसमें भी आपको पहले बता दिया था अगर किसी ने ट्रेड ली है तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी प्रॉफिट बुक की होगी। एफएफएल की बाय कॉल भी ग्रुप में लगाई थी मेरे ख्याल से मंगल वाले दिन या सोमवार वाले दिन, लेकिन बाय कॉल लगाई थी ऊपर की। बोला गया था कि इसको 9 तक आप बाय कर सकते हैं, और ये चीज आपको पहले ही बताई हुई है कि कोई भी आप स्टॉक बाय करते हैं तो उसको इतना बाय किया करें कि वो आपको 3 टाइम आप उसे और टाइम बाय कर सकें। यानी कि अगर आपने 10,000 लेने हैं तो 2,000 पहले बाय करें और देखें कि स्टॉक किधर की मूव लेता है। अगर और नीचे ले जाता है तो फिर आप उसे और बाय कर सकते हैं। तो इसकी पहली बाय आपको बताई थी 9 रुपए की, मैंने भी इसको बाय किया था 9 रुपए में, और बाद में मैं इसको नीचे जाके और जो है इसको बाय करता गया हूं। अभी जो मेरी एवरेज है इसमें वो है तकरीबन 8 रुपए 88 पैसे की मेरे ख्याल से, तो अच्छी एवरेज बन गई है।
स्टॉक भी इतने ज्यादा नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल से 10,000 होंगे या 15,000 होंगे। अभी मेरा और भी इरादा है इसमें बाइंग करने का। तो जैसे जनरल टायर को आप पकड़ सकते हैं, वैसे FFL को भी आप पकड़ सकते हैं। इसमें भी उम्मीद की जा रही है कि ये 10 रुपए को जाके टच कर सकता है। फ्री फ्लोट देखें तो फ्री फ्लोट भी इसका इतना ज्यादा नहीं है, 20% फ्री फ्लोट है। दूसरा, पीछे फ्री फ्लोट के बारे में बनाई थी एक वीडियो कि जिसके फ्री फ्लोट कम होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, लेकिन इसका फ्री फ्लोट कम है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बड़ी रीजनेबल सी है। अभी फ्री फ्लोट भी कम है और प्राइस जो है वो 8 रुपए है, तो इसमें वॉल्यूम जनरेट होते हैं। देखें तो लास्ट डे भी जो जुम्मे वाले दिन इसमें 14 मिलियन के जो वॉल्यूम है वो ट्रेड हुए। तो जो छोटे स्टॉक हैं, फ्री फ्लोट कम है, उनमें वॉल्यूम आता है। जो हैवी स्टॉक हैं जैसे बाटा कह लें 1700 रुपए का स्टॉक है, शाह मुराद शुगर मिल कह रहे हैं वो 200 रुपए का स्टॉक है। जो ऐसे स्टॉक हैं और फ्री फ्लोट कम है वो तो मूव नहीं करते, लेकिन जो छोटे स्टॉक हैं ऐसे पैनी स्टॉक 8-10 रुपए का, उनका फ्री फ्लोट कम है। तो ये एक अच्छी बात भी है, पॉजिटिव बात है कि उनका फ्री फ्लोट कम है। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि उनमें वॉल्यूम जनरेट होते हैं। तो जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट होते हैं वो आपको कभी भी मूव दे सकता है, कभी भी विद इन मिनट्स वो आपको मूव दिखा सकता है जिसमें वॉल्यूम आते हैं। जो बंदे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दिखाते हैं या बताते हैं या समझाते हैं, आप गौर कीजिएगा वो वॉल्यूम पे जरूर फोकस करते हैं कि अगर वॉल्यूम आएंगे तो ऐसी कैंडल बनेगी, अगर वॉल्यूम आएंगे तो ऐसी कैंडल बनेगी, और ऐसी आगे 3 कैंडल्स बनेगी, 2 कैंडल्स बनेगी, ऐसे बुलिश होगा, ऐसे बेरिश होगा। लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर एक बंदा या कोई इन्वेस्टर स्टॉक उधर काम ही नहीं कर रहा, ट्रेड ही नहीं कर रहा स्टॉक में, तो उसमें खाक कैंडल बननी है। उसमें तो फिर जो हम लोड शेडिंग में मोमबत्तियां जलाते हैं वही मोमबत्ती बननी है, वैसे ग्रीन और रेड कैंडल तो नहीं बन सकती। तो FFL में भी आप गौर करें, उसके बाद जनरल टायर में भी गौर करें, इनमें अच्छा मौका हमें मिल सकता है, अच्छा गेन मिल सकता है। उसके बाद आगे और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन आज की जो वीडियो काफी लंबे जो है वो बन चुके हैं, 3, 4, 5, 7 क्लिप हो चुके हैं, इनको जोड़ना भी एडिट करना है, तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो जानी है, फिर ऐसे आपका इंटरेस्ट कम होता है। तो ऐसे करते हैं, कल फीपीलीपी पे रख लेते हैं और साथ में नेक्स्ट जो अच्छे स्टॉक हैं जिनको देखना है वो रख लेते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है और मेरा गला भी जवाब दे गया है। नेक्स्ट पर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।